आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं अफ़सोस होने लगा कि समाज में कैसे लोग हैं और किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे होते हैं। हालाँकि इस घटना में एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी का हत्या कर देता है। हालाँकि हत्या ही नहीं करता, उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार करता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, फिर उसके बाद उसको गोली मार के हत्या कर देता है। गुनहगार कितना भी बारीकी तरीके से गुनाह को अंजाम दे दे, लेकिन एक ना एक दिन उसके गुनाहों से पर्दा खुल ही जाता है और इस व्यक्ति के गुनाहों का भी पर्दा खुलता है और जो पर्दा खुल के सामने आता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला होता है, बड़ा ही हैरान व परेशान करने वाला होता है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कौशाम्बी और कौशाम्बी के अंतर्गत एक थाना आता है कोखराज और कोखराज थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है पनोई। मैं बात कर रहा हूँ 5 सुबह का वक्त होता है। कुछ पनोई गांव के कुछ ग्रामीण लोग शौच के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है ब्रिजलाल। ब्रिजलाल अकेले ही शौच के लिए जा रहा होता है कि उसे एक बोरी दिखाई देती है। सड़क के किनारे एक बोरी पड़ी होती है, वो बोरी दिखाई देती है और बोरी को देखने के बाद ब्रिजलाल को लगता है कि इस बोरी में कोई पदार्थ होगा, कोई सामग्री होगी, किसी वाहन से जाते वक्त गिर गई होगी और वो बस और ब्रिजलाल उस बोरी के पास जब पहुंचता है और बोरी का मुंह खोलता है तो बहुत ही हैरान और परेशान कर दे वाली चीज़ उस बोरी के अंदर होती है। बोरी जब खोलता है तो ब्रिजलाल देखता है कि उसमें एक महिला की लाश होती है और लाश को देखते ही ब्रिजलाल चिल्लाने लगता है वहाँ पे मौजूद। हालांकि वहाँ पे अकेले ब्रिजलाल ही नहीं होता, वहाँ पे गांव के और भी लोग होते हैं जो शौच के लिए आते हैं। ब्रिजलाल के चीखों पुकार को सुन के वो लोग भी वहाँ मौजूद हो जाते हैं। वो लोग भी उस बोरी में रखी हुई लाश को देखते हैं तो वो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को इस सब घटना के बारे में बताता है और कुछ ही घंटे में पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। जब पुलिस बोरा से उस लाश को निकालती है तो ऐसा मालूम पड़ता है 22-23 साल की लड़की की लाश है और उसके शरीर पे जो कपड़े होते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये काफ़ी अमीर घराने की लड़की होगी और उसको सर में गोली मार के हत्या की गई होती है। पुलिस वहाँ के स्थानीय लोगों से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है, उस लड़की के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस उस लाश को पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि 2 दिनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता कि ये लाश किसकी है और कोई व्यक्ति भी उस लाश के बारे में जानकारी करने के लिए नहीं आता। पुलिस परेशान थी कि ये लाश आखिर है तो आखिर किसकी है। पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस महिला के लाश को फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाला जाए, हो सकता है वहाँ से कोई इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और पुलिस ऐसा ही करती है और अगले दिन एक व्यक्ति फ़ोन करता है और बताता है, सर ये कोई और नहीं, इस महिला का नाम है हिना तलरेजा। तो पुलिस उससे पूछती है उस व्यक्ति से कि तुम कैसे जानते हो कि ये हिना तलरेजा। तो वो बताता है कि मैंने कभी इससे मिला नहीं है लेकिन मैं फेसबुक के माध्यम से इसको जानता हूँ, इसका नाम हिना है। और पुलिस अगले ही पल फेसबुक में जब सर्च बार में हिना का नाम टाइप करती है तो वाकई हिना की वहाँ पर एक प्रोफाइल होती है और उस प्रोफाइल को जब पुलिस खंगालती है तो हिना के प्रोफाइल को जब पुलिस खंगालती है तो मालूम पड़ता है हिना इलाहाबाद की रहने वाली है। वहीं पे एक इलाका होता है मीरपुर, वहीं की रहने वाली होती है और अगले ही दिन इलाहाबाद के लिए पुलिस रवाना हो जाती है और वहाँ के इलाके में जहाँ पे उसका पता होता है वहाँ पे जाती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति बताता है कि हिना उसी के मकान में किराए पे रहती थी। हालांकि कुछ महीना पहले वो मकान खाली करके किसी और जगह शिफ्ट हो गई होती है, जिसके बारे में उस व्यक्ति को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन एक चीज़ और बताता है कि जहाँ हिना काम करती है उस जगह के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक सिविल लाइन जगह है जहाँ पे एक हुक्का बार है, उसी में वो हिना काम करती है। और अगले ही पल पुलिस उस हुक्का बार में पहुँचती है और वहाँ के मालकिन होती हैं दामिनी चावला। उनसे हिना के बारे में जब पूछताछ की जाती है, दामिनी चावला बताती है कि हिना काफ़ी खुले विचारों की लड़की थी और उसके जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी अमीर घर के लड़के होते हैं। उनके साथ ये कभी कभी रातों को गायब भी हो जाती है और ये दारू शराब भी पिया करती है, नशे की आदी होती है और इसका किसी तरह का कोई वो खुले मिजाज की होती है और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। काफ़ी मौज मस्ती वाली लड़की होती है, बिंदास टाइप की होती है। उसे समाज का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने ही धुन में मस्त रहने वाली लड़की होती है। और दामिनी चावला से ही मालूम पड़ता है कि हिना अभी फ़िलहाल में कहाँ रह रही थी, उस जगह का एड्रेस भी देती है और पुलिस अगले ही पल उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उसकी माँ नीलिमा तलरेजा मिलती है। और पुलिस नीलिमा तलरेजा से जब पूछताछ करती है कि आपकी बेटी कहाँ है तो वो बताती हैं कि करीब 3-4 दिन पहले वो बता के गई होती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और 3-4 दिन के अंदर ही वापस आ जाऊँगी। बताती है कि मुझे लगा कि वो अदनान के साथ दिल्ली जा रही है। तो जब अदनान का नाम सुनती है तो चौंक जाती है कि ये अदनान कौन है। तो बताती है कि नीलिमा की ये अदनान कोई और नहीं, उसका पति है। पुलिस फिर अगले ही पल हिना के माँ से हिना का नंबर मांगती है और नंबर का जब सीडीआर निकला जाता है तो एक चौंकाने वाली बात होती है। बात ये होती है कि उसने लास्ट कॉल अपने पति यानी अदनान से की होती है। अदनान का और हिना का जो मोबाइल होता है एक ही टावर से कनेक्ट दिखा रहा होता है, वो एक ही जगह पे मौजूद दिखा रहा होता है। वो जगह होती है मीरापुर के पास में एक जगह होता है दरियाबाद, वहीं का लोकेशन दिखा रहा है। जब पुलिस को इस तरह की जानकारियाँ मिलती है, जब मालूम पड़ता है पुलिस को कि लास्ट कॉल उसने अपने पति अदनान से की है और उनका लास्ट का लोकेशन भी दोनों का साथ में होता है, तो पुलिस का शक भी यकीन में बदल जाता है कि कातिल कोई और नहीं, इसका पति अदनान ही है। अदनान जो होता है वो शाहगंज का रहने वाला था। पुलिस अगले ही पल अदनान के घर पहुंचती है। जब पुलिस अदनान के घर पहुंचती है तो मालूम पड़ता है कि अदनान तो घर से गायब है।
पुलिस हर तरह से कोशिश करती है अदनान को ढूंढने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि मुखबिर के द्वारा एक खबर मिलती है कि अदनान अपने दोस्त खालिद के साथ मुंबई में रह रहा है। हालांकि अदनान की किस्मत अच्छी कहा जाए या पुलिस वालों की किस्मत खराब, कि ज्यों ही पुलिस मुंबई के लिए रवाना होती है तो अदनान वहाँ से मुंबई छोड़ के कहीं और निकल जाता है। जब पुलिस मुंबई पहुँचती है तो मालूम पड़ता है अदनान यहाँ से जा चुका है। हालांकि अदनान अपने घर आ चुका होता, अपने होम टाउन आ चुका होता है, और मुखबिर इस काम में लगे होते हैं कि अदनान की जानकारी पुलिस को दे सके। और कुछ ही दिनों बाद ये भी मालूम पड़ता है कि वह मुखबिर फिर खबर कर देता है कि अदनान अपने होम टाउन आ गया है और वहीं पे एक पीर बाबा का मज़ार होता है, वहीं पे वो दिखाई दिया होता है। पुलिस पीर बाबा के मज़ार को घेर लेती है तो 3 लोग पुलिस को देख के भागने लगते हैं, जिसमें से 2 लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। उस व्यक्ति को जब पकड़ते हैं तो मालूम पड़ता है ये कोई और नहीं, ये अदनान ही है। और अदनान को जब पकड़ने के बाद पुलिस थाने में लेके आती है। अदनान पुलिस को घुमाने के लिए तमाम तरह की कहानियाँ बनाता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से आती है तो अदनान अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। और जो कहानी बताता है उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई इस तरह भी कर सकता है क्या। वहाँ पे मौजूद पुलिस वाले भी सुन के सन्न रह जाते हैं कि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कैसे इस महिला की हत्या की है। अदनान बताता है कि एक दिन मैं फेसबुक चला रहा होता हूँ, एक महिला की फ़ोटो आती है। महिला कोई और नहीं, हिना तलरेजा होती है। उसके प्रोफाइल को जब खोल के देखता है तो मालूम पड़ता है हिना इलाहाबाद की रहने वाली है। ये जान के कि वो इलाहाबाद की रहने वाली है तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट अदनान भेज देता है और वो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है। हालांकि धीरे धीरे इनके बीच चैटिंग भी होने लगती है और चैटिंग के माध्यम से ये हिना बताती है कि वो हुक्का बार में काम करती है। और जब जानकारी मालूम पड़ती है अदनान को कि हिना हुक्का बार में काम करती है तो वो उससे मिलने के लिए एक दिन हुक्का बार में पहुंच जाता है। जब वो हुक्का बार में पहुंचता है और हिना की खूबसूरती को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि हिना बहुत ही खूबसूरत होती है। अब आए दिन वो हुक्का बार में जाने लगता है और हिना से मिलने लगता है। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये लोग आए दिन अकेले में मिलने लगते हैं। हालांकि मिलते ही नहीं, ये शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं और इस संबंधों का सिलसिला ऐसे चलने लगता है कि वो लोग एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। होता है इनका प्यार भी परवान चढ़ रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, और अदनान अपने पिता से बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता साफ मना कर देते हैं शादी के लिए, लेकिन अदनान फिर भी नहीं मानता, अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लेता है हिना से। और हिना से शादी करने के बाद वो एक फ्लैट किराए पर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। हालांकि कुछ दिनों तक काफ़ी अच्छा चलता है उनका रिश्ता, बहुत प्रेम से वो लोग रह रहे होते हैं, बड़े मस्ती से जीवन कट रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है उनके बीच तनाव भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हिना होती है अपने काम पे जाने लगती है और काम पे ही नहीं जाती। कई के दिन ऐसा भी होता है कि वो कभी रात को घर भी नहीं आती, कभी रात को आती भी है तो देर रात में आती है। इस बात के लिए जब पूछता है अदनान कि तुम इतनी रात को कहाँ थी, तो वो उल्टा सीधे जवाब देती है, जिससे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो जाता है और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़े भी होने लगते हैं। अब अदनान उसको मना करता है कि तुम अब काम पे जाना छोड़ दो, लेकिन वो मानने वाली कहाँ होती है। वो तो खुले मिजाज की लड़की होती है, उसने जीवन में कभी इस तरह का देखा ही नहीं कि किसी प्रकार का रोका टोकी उसके जीवन में कोई करने वाला था ही नहीं। एक माँ होती है जो उसे रोकती ही टोकती नहीं, वो जैसा मन करता है, जैसे रहना चाहती वो रहती है। लेकिन अब अदनान से शादी करने के बाद उसके साथ रोक टोक भी होने लगता है, ये कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता है और वो अदनान को छोड़ के अपने माँ के पास चली जाती है और वहीं रहने लगती है। कहीं ना कहीं अदनान को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो करे तो क्या करे। कुछ दिनों का वक्त बीतता है और पिता उसको समझाते हैं और वो अपने पिता की मर्ज़ी से एक दूसरी शादी भी कर लेता है अदनान। हालांकि जो इस बार जो शादी करता है, दूसरी शादी करता है, उसके मन मुताबिक लड़की होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है और समझदार भी होती है और जैसा वो चाहता था अदनान उसी प्रकार की लड़की होती है। अदनान का उस लड़की से दिल मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद हिना को भी पता चल जाता है कि अदनान ने दूसरी शादी कर ली है। नज़दीकी थाने में जाती है और अदनान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा देती है। ये बात जब अदनान को पता चलती है तो अदनान उसके पास जाता है, हिना के पास, और कहता है तुम कुछ पैसे ले लो, जितना चाहो मैं पैसा दे सकता हूँ और तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन हिना मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र उसकी दौलत पे होती है, क्योंकि वो अमीर घर का लड़का होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। कहती है कि किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम्हारे साथ ही मुझे जीना है और तुम्हारे साथ ही रहना, और तुम मुझे किसी प्रकार की रोका टोकी भी नहीं कर सकते। अदनान समझ जाता है कि हिना उसे छोड़ने वाली नहीं है। अदनान हिना को भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और दूसरी पत्नी को मैं तलाक दे के तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हारे साथ ही जीऊँगा और तुम्हारे साथ ही मरूँगा। इस भरोसे में हिना आ भी जाती है और वो अपना मुकदमा वापस ले लेती है। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। हिना अदनान से आए दिन पैसे की मांग भी करती है और उसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उस पैसे देने भी पड़ते हैं अदनान को, क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुका होता है। हिना हमेशा अदनान को पुलिस की धमकी दिया करती है, अगर तुम मेरी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एफआईआर कर दूँ। इसी डर के कारण अदनान उसकी ख्वाहिशों को पूरा भी कर रहा होता है, उसकी हर मांग को पूरा भी कर रहा होता है। लेकिन मांगें अब इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि अब अदनान के हद से बाहर हो चुका होता है। हिना से वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है। अब सोचता है कि हिना को रास्ते से हटाना ही उचित है। अदनान इस बारे में अपने एक दोस्त को बताता है जिसका नाम खालिद होता है। बोलता है मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ, उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो मुझसे आए दिन पैसे की मांग करती है, मुझे परेशान करती है और उसके साथ मैं रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा होता है कि उसके साथ कोई भी रहना नहीं पसंद करेगा।
और इस बारे में जब खालिद को बताता है तो खालिद को जब उसे रास्ते से हटाने की बात करता है तो खालिद भी इस बात में, इस षड्यंत्र में उसका साथी बन जाता है। और वही नहीं, एक और दोस्त होता है जिसका नाम विकी होता है, उसको भी इस षड्यंत्र में शामिल किया जाता है। और एक दिन प्लान तय किया जाता है कि उसको बाहर कहीं बुलाया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। तयशुदा प्लान के अनुसार अदनान एक दिन हिना को फ़ोन करता है और बुलाता है कि एक जगह बताता है जहाँ पे आओ, वहीं पे उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और उनका प्लान होता है कि वो कहीं जाके बाहर खाना खाएंगे। हिना वहाँ पे आती है और हिना आती है और गाड़ी के पिछले वाली सीट पे बैठती है जिस पे अदनान बैठा होता है। और वो लोग जाने लगते हैं और कुछ ही दूरी पे उसका एक दोस्त भी मिल जाता है जिसका नाम विक्की होता है। वो लोग उसको भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। वो विक्की जो होता है वो आगे की सीट पे बैठ जाता है। कुछ दूर जाते हैं वो लोग और एक होटल में खाना भी खाते हैं और वहाँ पे शराब भी पीते हैं। शराब पीने के बाद जब वो लोग वापसी कर रहे हैं तो अदनान हिना से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है और हिना मना भी कर देती है। लेकिन ज़बरदस्ती अदनान हिना के साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है और अपने ही नहीं बनाता बल्कि अपने दोस्तों को भी बुलाता है और उससे भी शारीरिक संबंध बनवाता है। और जब हिना चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है, अदनान के पास एक रिवॉल्वर होती है, वो रिवॉल्वर को निकालता है और हिना के सर में सटा के फायर कर देता है और हिना वहीं पे ढेर हो जाती है। उस लाश को वो एक बोरी में बंद करते हैं और बोरी में बंद करने के बाद ये लोग उस लाश को गाड़ी के डिग्गी में रखते हैं और वो लोग अदनान के घर जाते हैं, रात को वहीं रुकते हैं। फिर सुबह का जब वक्त हो रहा होता है करीब 3 बजे का, वो लोग गाड़ी लेके आते हैं। उस लाश को वो लोग पन्नोई गांव के पास फेंक देते हैं और सुबह जब गांव वाले शौच के लिए जा रहे होते हैं तो ये लाश मिलती है। और फिर ये लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद गांव वाले ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है और इस घटना का पर्दाफाश होता है। इस घटना को सुनाने का, बताने का मकसद किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाने का नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे घटनाओं से आपको अवगत कराना है। और आप लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? अगर किसी प्रकार का सलाह हो या सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।